हाँ जी, क्या हाल है आप सबके। क्या आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो दो क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जाम में तय हैं, कंफर्म्ड हैं। एक आपका आएगा मसल से, एक आएगा स्केलेटन से, तीन भी हो सकते हैं। और जॉइंट से, और जो डिसऑर्डर्स वाला पार्ट है इस चैप्टर का, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो हम यहां पर जब बात कर रहे हैं तो दो या तीन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। बहुत तेजी से बेटे इस बात को समझिए कि इसके बड़े आसानी से दो क्वेश्चन यहां से आएंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपका सिस्टम है जिसमें आपने कहा बोन्स है, अगर आप स्केलेटन की बात करें, आप अपनी बॉडी में मसल्स की बात करें, ये सब के सब एम्ब्रायोनिक मीजोडर्म से डिराइव्ड है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। मीजोडर्म एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स में, मीजोडर्म एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स में मैक्सिमम पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। सो सोच के देखिए, 40% तो आप ये समझिए मसल ही है, 40 से 45%। उसमें आप ऐड कर दीजिए बोन्स को। सो जो मेजर पोर्शन है एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, इट इज कंट्रीब्यूटेड टू बाय द एम्ब्रायोनिक मीजोडर्म। क्वेश्चन नंबर 1। क्या हाल है चांदनी बेटे। सो आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नंबर 2 समझिएगा, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, एक चीज और समझिए बेटे, जब भी आप एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं तो दो टिश्यूज समझने की कोशिश करिए, एक न्यूरल सिस्टम और एक तो न्यूरल टिश्यू और एक मसल। ये वो दो हैं जिनकी वजह से लोकोमोशन पॉसिबल है। और लोकोमोशन वो वजह है जिसकी वजह से एनिमल वर्ल्ड में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। एग्जामिनर मेरे से ये पूछ रहा है कि एनिमल्स में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है। 70% लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स क्यों है। एनिमल्स में 70% लिविंग ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोपोड्स है। आर्थ्रोपोड्स में मेजर ऑर्गेनिजम्स कौन है, इंसेक्ट है। सो क्यों प्लांट से ज्यादा डाइवर्सिटी आपको एनिमल में देखने को मिलती है। तो आपने ये कहा कि हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि एनिमल अलग अलग एनवायरनमेंट में जा सकता है। जाने के लिए क्या चाहिए बेटे, हमारा चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और इसके लिए क्या चाहिए, न्यूरल टिश्यू चाहिए और मसल टिश्यू चाहिए, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होगी। आई होप अमीना दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। एक और असर्शन रीजन क्वेश्चन कि हमने ये कहा कि क्यों डाइवर्सिटी ज्यादा है। सो हमने एक्सप्लेन कर दी डाइवर्सिटी। एक और चीज देखिए बेटे, मुझे ये बताइए कि ग्लाइकोलिसिस क्यों होता है। ग्लाइकोलिसिस क्यों होता है। ग्लाइकोलिसिस इसलिए होता है क्योंकि इवोल्यूशन में सबसे पुराना मेटाबॉलिक पाथवे है। आपके हेयर क्यों है, आपके हेयर क्यों है, क्योंकि आप मैमल है। मैमल का जो कॉमन एंसेस्टर था उसके हेयर थे, इसीलिए आपके क्या है बेटे, हेयर है। दिस इज इवोल्यूशनरी लीगेसी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेचर किसी भी चीज को इंप्रूव नहीं करती है, नेचर बेस्ट वेरिएंट को सेलेक्ट करती है। अगर मैं बहुत प्रिमिटिव मूवमेंट्स की बात करूं तो क्या आप मानेंगे कि बहुत प्रिमिटिव मूवमेंट अमीबॉइड मूवमेंट होगा। आपने सूडोपोडिया से अमीबा में मूवमेंट देखा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि कुछ मूवमेंट सीलिया से फैसिलिटेट हो सकता है और कुछ मूवमेंट किससे हो सकता है बेटे, फ्लैजेला से। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मसल की वजह से जो मूवमेंट है, वो बात तो मेरी समझ में आ गई। लेकिन इससे भी पहले जो इवॉल्व हुए थे वो एमीबॉइड मूवमेंट इवॉल्व हुआ था। उसके बाद हमने ये कहा सीलिया और फ्लैजेला की वजह से क्या हुआ बेटे, मूवमेंट हुआ। तो आज हमने अपनी ब्रांड शर्ट पहनी है, तो थैंक यू फॉर दिस। अगर आपको ये कलर ठीक लग रहा है दैट इज वेरी गुड। तो बेटे अभी मेरे को जरा जरूरी काम कर लेने तो पहले मैंने ये कहा कि अमीबॉइड मूवमेंट, सीलिया की मूवमेंट और फ्लैजेला की मूवमेंट। अब दिमाग लगाइए, क्या हमारी बॉडी में कोई जगह है, कोई ऐसी चीज है जो अमीबा
अमीबा की मदद से, अमीबा की जो सूडोपोडिया की मदद से मूव करता है, जिसमें कि अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलती है। ये जो न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल जो फैगोसाइट है, कैसे उस जगह पहुंचता है टिश्यू में जहां पर बैक्टीरिया है, वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा मूवमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये WBCs, ये जो वॉन्डरिंग सेल है आपकी बॉडी में, ये किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इमीडिएटली आपको पता चल गया कि हम बहुत एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल है, लेकिन हमारे में भी ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने मसल को ऐड किया है, किसी चीज को रिप्लेस नहीं कर दिया। हमारे में भी अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है। ये इवोल्यूशनरी लीगेसी है जो आप में देखने को मिलेगी। सीलिया, अगर आप फेलोपियन ट्यूब याद करें तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम है। ट्रेकिया के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम है। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, एनसीईआरटी में है या नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, ट्रेकिया के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम है। इसी तरह से लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें भी आप क्या देखेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम है। और फेलोपियन ट्यूब में जो सीलिया है, उसकी मूवमेंट से जो ओवम है, उसको एम्पुला की तरफ पुश किया जाता है, विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो हमने कहा कि यह मूवमेंट भी ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती है। और जो स्पर्म है, ह्यूमन जो स्पर्म है बेटे, वो किसकी मदद से मूव करता है, वो किसकी मदद से मूव करता है, फ्लैजेला की मदद से। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये आपकी एनसीईआरटी शुरू में कह रही है कि इवोल्यूशनरी लीगेसी से आप भाग नहीं सकते। आप में अपेंडिक्स का कोई काम है चाहे नहीं है, पर होगा जरूर, क्योंकि आपके कॉमन एंसेस्टर के पास में अपेंडिक्स था और उसकी बॉडी प्लान पहले बनती है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या हाल है वर्षा बेटे? सो मुझे उम्मीद है ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई। ये मेरी एनसीईआरटी का ये पॉइंट कि अमीबॉइड मूवमेंट हो गया, सीलियर मूवमेंट हो गया और फ्लैजेला की मूवमेंट हो गई, ये सारी मूवमेंट हमारी बॉडी में भी देखने को मिल रही है। मीजोडर्म की कंट्रीब्यूशन मुझे समझ में आ गई और नर्व और मसल किस तरह से कोरिलेट करते हैं डाइवर्सिटी में, एनिमल वर्ल्ड में, यह बात मुझे समझ में आ गई। अब देखिए बेटे, यहां बड़े ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। सो बड़ा बढ़िया डायग्राम है। इसमें आपको स्केलेटल सिस्टम का भी पार्ट दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर मसल्स भी दिखाई दे रही हैं। अब बड़े ध्यान से देखिए, क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ये बना रहा है? मैं इस तरह से जब स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ हूं तो उसके लिए बीच में एक फ्रेमवर्क है। वो फ्रेमवर्क, मेरी बॉडी को सपोर्ट कौन कर रहा है बेटे? ये सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। ये जो बोन्स है, इसके अंदर अगर आपको पता है, यहां रिब केज है, इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू होगा, लंग्स होंगे, इसके अंदर बेटे हार्ट होगा, इसके अंदर अयोटा होगी, इसके अंदर ट्रेकिया भी डिसेंड करेगी, इसके अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होगा जिसका नाम है थाइमस। उन सबको प्रोटेक्ट भी आपका स्केलेटन कर रहा है। सो यहां पर मुझे यह समझ में आ गया कि मेरा जो मस्कुलोस्केलेटल पोर्शन है, वो मेरी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहा है, एक ढांचा बना दिया है उसने, जिसके ऊपर मैं इस तरह से बाइपीडलिज्म शो कर रहा हूं। इस तरह से मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, मैं कोलैप्स नहीं कर रहा अपनी ही वेट में। इंसिडेंटली मुझे एक बात बताइए, ज्यादातर बड़े ऑर्गेनिज्म पानी में क्यों मिलते हैं? एनिमल वर्ल्ड में मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आज का होमवर्क। सो एक क्विज वाले होमवर्क और देना शुरू करता हूं। होमवर्क नंबर 1, Why largest animals are found in water? ऐसी क्या वजह है कि सबसे बड़े जो एनिमल्स हैं वो पानी में मिलते हैं? अगर आप देखें बेटे तो सबसे बड़ा जो एनिमल है ब्लू व्हेल है, और ब्लू व्हेल है, और लैंड पर जो सबसे बड़ा एनिमल है वो बेटे अफ्रीकन एलिफेंट है। तो अगर मैं इन दोनों के साइज को कंपेयर करूं तो ब्लू व्हेल की जो पूंछ है उसके अंदर हाथी खड़ा हो सकता है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्लू व्हेल के जो हार्ट का साइज है वो मारुति 800 कार जितना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर बड़े ऑर्गेनिज्म पानी में क्यों मिलते हैं? और अगर वेल किसी वजह से शोर पर आ जाए, पानी में तैरते हुए कहां पर आ जाए बेटे? शोर पे आ जाए, तो लोग कोशिश करते हैं कि उसे बहुत तेजी से पानी में वापस पहुंचा दिया जाए। ऐसी क्यों जरूरत पड़ती है? व्हाट इज द रीजन? देखो बेटे, W इज इक्वल टू mg। वेट जो है बेटे, वेट में जो g वाली जो वैल्यू है, तो हमें पता है कि बायंसी निगेट्स ग्रेविटी।
इसीलिए चीजों का वेट कम हो जाता है। इसीलिए आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके चारों तरफ जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वेट महसूस नहीं होने देता। ये जो पानी है इसमें बेटे बायंसी निगेट्स ग्रेविटी, इसलिए ये जो एनिमल्स हैं इनका साइज क्या हो सकता है बेटे, बड़ा हो सकता है। और शुगर बीट ने बिल्कुल ठीक पकड़ लिया कि अगर ये बेटे कहां पर आ गई, अगर ये वेल कहां पर आ गई तो फिर वो W=mg अपने ही वेट में क्रश हो जाएगी। इसे वापस पानी में पहुंचाना बहुत जरूरी है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन फिर हमने ये देखा कि आपको एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दिखाई दे रहा है, हमें यह भी समझ में आ रहा है सरफेस एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है, वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है। और बेसिकली यहां पर ये जो जॉइंट्स है, मैं आपको स्केलेटन से पढ़ाऊंगा, स्केलेटल सिस्टम, यहां पर ये मूवमेंट हो पा रही है। अगर मैं इस मूवमेंट के बिना अगर कुछ लिखने की कोशिश करूंगा, आप केवल एक पानी का गिलास पीने की कोशिश करिए बिना जॉइंट के मूवमेंट के, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। आगे चलते हैं बेटे, इधर देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में मैं एक चीज छोटी सी आपको याद दिला रहा हूं। आपकी बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती हैं। सो ध्यान से देखिए, ये जो मसल है, ये वाली मसल स्मूथ मसल फाइबर है। इस स्मूथ मसल फाइबर को इंसिडेंटली एक शब्द और याद समझ लीजिए, सबसे पहले इसको तैयार कीजिए कि मसल सेल को मसल फाइबर कहा जाता है। सो मसल सेल इज कॉल्ड एज मसल फाइबर। सो बेटे क्वेश्चन पहला तो ये समझ लो कि मसल फाइबर का मतलब क्या है। मसल सेल, मसल सेल को मसल फाइबर कहा जाता है। आपके पास 3 तरह के मसल फाइबर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बेटे ये कार्डियक मसल है। कैसे पहचाना, कैसे पहचाना? ब्रांचिंग है, देखिए ध्यान से, सेल्स में आपस में इंटरकनेक्शन देखिए, सब ब्रांच्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कैसे पहचाना? एडजेसेंट सेल्स के बीच में यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई है बेटे, फ्यूज। ये जो डार्क एरिया दिखाई दे रहे हैं इनको बेटे इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है। इसमें गैप जंक्शन है, इसीलिए अगर आप किसी एक सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो वो स्टिमुलस बहुत तेजी से सारे सेल में पहुंच जाएगा और सारे कार्डियक मसल सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इफेक्टिव कार्डियक आउटपुट हो पाएगा। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पूरा एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, पूरा वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे? आप कहेंगे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हार्ट कार्डियक मसल का बना है। कार्डियक मसल की खास बात ये है कि उनमें इंटरकनेक्शन है, उनमें इंटरकैलेटेड डिस्क है, इंटरकैलेटेड डिस्क में गैप जंक्शन है। उस गैप जंक्शन की वजह से फंक्शनल सिंसाइशियम की तरह काम करते हैं। आपने कुछ को स्टिमुलेट किया, सारे एक साथ स्टिमुलेट होते हैं, और एक साथ स्टिमुलेट होते हैं तो सारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और सारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इफेक्टिव कार्डियक आउटपुट आता है। अब देखिए बेटे, ये स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल आपने कैसे पहचाना? स्पिंडल शेप्ड है, दोनों तरफ पॉइंटेड एंड देखिए, यूनिट्स की तरह काम करते हैं। वॉल ऑफ द विसरल ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, इनवॉलंटरी है, स्ट्राइएटेड नहीं है। ये स्ट्राइएटेड है, इस पर आपको स्ट्राइएशन दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की लाइन दिखाई दे रही है, इस पर दिखाई नहीं दे रही। ये जैसे आपने कहा कि ये स्केलेटल मसल है, इसमें भी स्ट्राइएशन देखने को मिल रहा है। और यहां पर आप देखिए ये मसल फाइबर्स है और ये स्केलेटल मसल है। इसको स्केलेटल मसल कह ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये देखिए बेटे किससे अटैच है? बोन से अटैच है। तो इस मसल को आपने स्केलेटल मसल इसलिए कहा बिकॉज इट इज अटैच टू द स्केलेटन। सो ये मैंने चीज क्या कहा बेटे, क्या है? बोन है। इस बोन पर ये क्या अटैच है बेटे? मसल। और मसल इज अटैच टू द बोन बाय अ टिश्यू विच इज कॉल्ड एज टेंडन। सो ध्यान से देखिए बेटे, ये मसल है, ये बेटे किस पर अटैच है बेटे? बोन पर अटैच है। बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू है। इस टिश्यू को हम कौन सा टिश्यू कहते हैं बेटे? ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कितना जबरदस्त तरीके से हम क्या कर रहे हैं बेटे? रिवाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को। ये डेंस रेगुलर टिश्यू है, इसे टेंडन कहते हैं। टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करता है। बोन टू मसल नहीं कहेंगे बेटे, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। और इसीलिए क्योंकि ये स्केलेटन पे अटैच है, इस तरह की मसल को स्केलेटल मसल कहा जाता है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्केलेटल मसल ही है, और स्केलेटल मसल की वजह से लोकोमोशन पॉसिबल है, और यही हमारा आज का टॉपिक है। अब इधर देखिए, मैं ऐसे खड़ा हूं, एक तरफ झुक गया तो इसे कहेंगे ट्रोपिज्म।
मान लीजिए कि यहां पर लाइट है और मैं लाइट से अट्रैक्ट होकर के उसकी तरफ झुक रहा हूं, इसे मैं कहूंगा फोटोट्रॉपिज्म। लाइट के लिए कहूंगा फोटो, और मैं बेटे केवल झुका हूं, उस तरफ गया नहीं हूं। इस मूवमेंट को ट्रॉपिज्म कहा जाता है। दिस इज बेटे फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर मैं यहां से उसकी तरफ चल पड़ा तो इसको ट्रॉपिज्म ना कह करके टैक्सिस मूवमेंट कहा जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फोटोट्रॉपिज्म एंड फोटोटैक्सिज्म। सो मैंने ये कहा कि आप डिस्प्लेसमेंट के बिना किसी की तरफ जा रहे हैं तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट है, और उसकी तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, तो वो टैक्सिज्म है। दोनों में हमें ये अंतर समझ में आ गया। क्या हाल है पलक, क्या हाल है बेटे? तो मैंने ये कहा कि ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि एक मूवमेंट कौन सा है बेटे, ट्रॉपिज्म, दूसरा कौन सा है बेटे, टैक्सिज्म है। एक में मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट किसमें है बेटे? हमने ये कहा टैक्सिज्म में है। और इस तरह के मूवमेंट को जिसमें आप ए से बी जगह पर जा रहे हैं, ए से बी जगह पर जा रहे हैं, एक नेट मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस तरह के मूवमेंट को लोकोमोशन कहा जाता है। आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि क्या सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, या ये कह सकते हैं कि क्या सारे मूवमेंट लोकोमोशन हो सकते हैं? ये अभी आपने सोचना है। कैन वी से ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, और कैन वी से दैट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन? दोनों में से कौन सी बात ठीक होगी? क्या आपको इस एग्जांपल से यह समझ में आ गया कि लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर क्या है? इस वाले डायग्राम से एक चीज समझिए, यह पूरा का पूरा मसल है, ये स्केलेटल मसल है, ये टेंडन है, मसल बोन से अटैच है। जब मैं इस मसल को काट दूंगा तो इसके अंदर कुछ मुझे बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो बंडल्स हैं इनको फेसिकल कहा जाता है। सो हर एक बंडल को क्या कहते हैं बेटे? फेसिकल कहते हैं। और जब मैं फेसिकल को काटूंगा तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे ये सेल दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरह के लंबे सेल्स होंगे। आपने इस तरह से कट किया है तो ध्यान से देखिए बेटे, मैं आपके सामने इस डायग्राम को बताता हूं। मैंने ये कहा कि यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरह की चीज दिखाई दे रही है। ये इंडिविजुअल, इनको मसल सेल कहते हैं, ये मसल फाइबर है। इनको जुड़ करके जो चीज बनी है बेटे, ये एक बंडल है, और बहुत सारे बंडल को मिलकर के क्या बना है बच्चे? सेल बना है। मुझे उम्मीद है ये डायग्राम आपकी समझ में आया होगा। दोबारा समझिए, मैंने ये कहा कि एक इंडिविजुअल जो मसल सेल है उसे मसल फाइबर कहा जाता है। सो ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर के कलेक्शन को बेटे फेसिकल कहा जाता है। हर एक इंडिविजुअल मसल सेल जो है उसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। ये इट इज अ कवरिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड ईच सेल, हर एक सेल के चारों तरफ है। इसने मिलकर के बेटे एक बंडल बनाया, और ये जो बंडल के चारों तरफ एक और हमने क्या देखा बेटे? कवरिंग है। इस तरह के कई बंडल्स ने मिलकर के मसल बनाया, और उस मसल के चारों तरफ भी हम क्या देखेंगे? एक क्या है बच्चे? शाबाश, कवरिंग है। सो बड़े ध्यान से समझिए, ये पूरा स्ट्रक्चर मसल, इस मसल के अंदर बंडल्स जिनको कहा फेसिकल, और फेसिकल के अंदर मसल सेल जिनको हमने कहा मसल फाइबर। एक कनेक्टिव टिश्यू हर एक मसल फाइबर के चारों तरफ। ये एक मसल फाइबर है, इसके चारों तरफ पन्नी लगा दीजिए, वो एक इसकी कवरिंग हो गई। इस तरह से बहुत सारे मसल फाइबर इकट्ठे कर दीजिए, ये एक बेटे बंडल बन गया। इस बंडल के चारों तरफ एक कवरिंग कर दीजिए, और बहुत सारे बंडल्स को जोड़ दीजिए, पूरी की पूरी स्केलेटल मसल, और उसके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग कर दीजिए। सो मैंने ये कहा कि इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम कह रहे हैं मसल फाइबर है। मसल फाइबर के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसे मैंने कहा एंडोमाइसियम। बहुत से मसल फाइबर मिलकर के एक बंडल बना रहे हैं। बंडल को फेसिकुलस या फेसिकल कहा जाता है। इनके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम कहेंगे पेरीमाइसियम, और उसके बाद में ये सारे मिलकर के क्या बनाएंगे? मसल, जिसके
बाहर क्या है बेटे, फेशिया है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये फेशिया अगर मसल को बोन से जोड़ने में मदद कर रही है तो उसे टेंडन कहेंगे, और मसल को मसल से जोड़ने में मदद कर रही है तो उसे एपोन्यूरोसिस कहेंगे। सो मसल बोन से भी जुड़ी हो सकती है, टेंडन के थ्रू दो मसल्स आपस में भी जुड़ सकती है, उस टिश्यू को एपोन्यूरोसिस कहते हैं, उसमें ये फेशिया पार्ट लेगा। तो हमने ये कहा कि हर एक सेल मसल फाइबर है, उसके चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एंडोमाइसियम है। बहुत से मसल फाइबर मिलकर के एक बंडल बना रहे हैं, बंडल को फेसिकल कहा जाता है। फेसिकल के चारों तरफ पेरीमाइसियम है। बहुत सारे फेसिकल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटे, मसल बना रहे हैं, और उसके चारों तरफ भी एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। कोई डाउट है तो पूछिए, 15 सेकंड वेट करता हूं, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। यहां तक अगर कोई डाउट है, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ मसल फाइबर। एंडोमाइसियम किसे कहते हैं, पेरीमाइसियम किसे कहते हैं, फेसिकल किसे कहते हैं। देखो बेटे, ये जो मसल सेल है इसके अंदर कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। Now please understand this thing very clearly. Very clearly try to understand something. मैं आपसे फिर एक बार एक छोटी सी बात दोबारा कह देता हूं। एक मसल है, ये मसल है, मसल के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू है। इस मसल में बहुत सारे बंडल्स हैं, और वो जो बंडल्स हैं उसमें हर एक को फेसिकल कह दिया। वेसिकल के चारों तरफ पेरीमाइसियम है, बोरिंग है, कोई बात नहीं। फिर हम ये कह रहे हैं इसके अंदर मसल फाइबर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक वेसिकल के अंदर आपको बहुत सारे मसल फाइबर दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो मसल फाइबर है, ये जो मसल फाइबर है, ये इस तरह का इलोंगेटेड सेल है, ये मल्टी न्यूक्लिएट है, और इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें मायोफिब्रिल कहा जाता है। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बेटे, इसे तो हमने मसल फाइबर कहा। मसल फाइबर के अंदर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इनको हमने मायोफिब्रिल कहा। इस दोनों में अंतर करिए। व्हाट एग्जैक्टली इज अ मसल फाइबर एंड व्हाट एग्जैक्टली फेशिया बेटे, जो कंप्लीट कवरिंग है, जो बाहर की कंप्लीट कवरिंग है, ठीक है बेटे। पेरीमाइसियम हर एक बंडल को कवर करेगा। उम्मीद है ऋषभ इस वाले डायग्राम से बात समझ में आ रही होगी, प्रेम और ऋषभ, ठीक है बेटे। ये जो हर एक इंडिविजुअल सेल के चारों तरफ है वो एंडोमाइसियम, पूरे फेसिकल के चारों तरफ है वो पेरीमाइसियम। फिर ये बात समझिए, ये जो मसल फाइबर है, बच्चे यही बहुत कंफ्यूज होते हैं। मसल फाइबर मसल सेल को कह दिया, मसल सेल के अंदर बहुत सारे रॉड लाइक टिश्यूज है जिनको आपने क्या कहा बेटे, तो ये एक मसल फाइबर है। इसको आपने जब बाहर खींचा तो आप इस मसल फाइबर के अंदर ये देखेंगे कि बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको मायोफिब्रिल कहते हैं। ये मायोफिब्रिल कुछ प्रोटीन के बने हैं, उन प्रोटीन को फिलामेंटस प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि वो मसल के प्रोटीन है, उनको मायोफिलामेंट कहते हैं। कुछ को थिक मायोफिलामेंट कहते हैं, कुछ को थिन। थिक मायोफिलामेंट बना होता है मायोसिन का, और थिन मायोफिलामेंट बना होता है एक्टिन का। वो आप इस रॉड पर देख रहे हैं, ये जो ऑल्टरनेट प्लेसमेंट है इनकी स्ट्राइएशन की, इसकी वजह से आप क्या कह रहे हैं कि ये थिक और थिन मायोफिलामेंट्स है। मसल बनी है बंडल्स की, बंडल्स में है मसल फाइबर, मसल फाइबर में है मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल कंपोज्ड है मायोफिलामेंट्स के। मायोफिलामेंट्स किसके बने हैं बेटे, प्रोटीन के। दो तरह के प्रोटीन, एक को आपने मायोसिन कहा, एक को आपने एक्टिन कहा। तो मैं मसल से मायोफिलामेंट तक पहुंचा। मुझे अब एक एक टर्म बहुत अच्छी तरह से पता है, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। मसल फाइबर किसे कहते हैं, मायोफिब्रिल किसे कहते हैं, मायोफिलामेंट किसे कहते हैं, सिंसाइशियम शब्द का क्या मतलब है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्योंकि मसल की फिजियोलॉजी बहुत अलग है, ये मसल फाइबर है, इसके कंपोनेंट्स को कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको सार्कोलेमा कहते हैं। ऐसा आप दोबारा न्यूरॉन में देखेंगे। न्यूरॉन में जो एक्सॉन है उसकी मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी भी बाकी पार्ट से अलग है, इसीलिए वहां केवल प्लाज्मा लेमा ना कह करके एक्सोलेमा कहेंगे। यहां पर भी स्केलेटल मसल की मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी काफी अलग है, इसको आप सार्कोलेमा कहेंगे। अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको
सार्कोप्लाज्म कहा जाएगा, और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सार्कोसोम कहते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर सार्कोसोम्स। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा बेटे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्टोर करता है कैल्शियम। इस कैल्शियम की जरूरत पड़ती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, और इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, मैंने ये कहा कि स्केलेटल मसल की फिजियोलॉजी काफी यूनिक है, इसीलिए सेल के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनका नाम थोड़ा सा यहां पर अलग कर दिया गया है। मैंने इसकी मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म कहा, और यह कहा कि खास तौर पे याद रखिएगा कि इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है बेटे, उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। यह वो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम स्टोर करता है, और यह कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इसीलिए यहां पर हम कुछ यूनिक टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई? बिल्कुल नहीं, अभी सार्कोमियर नहीं है बेटे, अभी सार्कोमियर की बात नहीं हो रही है। अभी बात किसकी हो रही है बेटे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। किस चीज को स्टोर करता है? कैल्शियम को, और यह कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। एक छोटी सी चीज, जरा सी एनसीईआरटी की एक्सटेंशन बता रहा हूं। यह जो सार्कोलेमा है, यह कुछ जगह पर इस तरह से इंडेंट करती है डीप इनटू दी सार्कोप्लाज्म। ध्यान देना बेटे, मैंने आपसे यह कहा कि यह जो सार्कोलेमा है यह इस तरह से इंडेंट करती है, बजाय सीधे जाने के कुछ जगह पर यह इंडेंट करती है इनटू दी सार्कोप्लाज्म, और जहां पर यह इंडेंट करती है, जहां पर यह अंदर जा रही है, वहां पर पैरेलल रोज में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड होता है। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल मसल सेल में ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ है। उन जगहों पर जहां पर सार्कोलेमा डीप जाती है सार्कोप्लाज्म में, उस डीप इंडेंटेशन के दोनों तरफ आप क्या देखेंगे कि पैरेलल रोज में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को, इस अरेंजमेंट को टी टिब्यूल कहा जाता है। टी का मतलब है बेटे ट्रांसवर्स, इसको ट्रांसवर्स टिब्यूल कहा जाता है। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो यह कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है। एक टर्म मैंने इंट्रोड्यूस करी है कि ट्रांसवर्स टिब्यूल किसे कहा जाता है? जिस जगह पर सार्कोलेमा इंडेंट कर रही है, हम यह कह रहे हैं कि वहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैरेलल रोज में एसोसिएटेड है। इस जगह को, इस स्ट्रक्चर को ट्रांसवर्स टिब्यूल या टी टिब्यूल कहा जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। टर्म दोबारा देख लीजिए, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, which is again I am telling you is a type of smooth endoplasmic reticulum. And bete, understand about transverse tubule or the T tubule, and these T tubules are going to play a very very important role in muscle contraction. इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो ये है, मैंने आपसे ये कहा कि जो मसल फाइबर है, जिसे आप मसल सेल कहते हैं, उसके अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आप मायोफिब्रिल्स कहते हैं, और ये मायोफिब्रिल्स बने हैं किसके? मायोफिलामेंट्स के। और मायोफिलामेंट्स किस चीज का बना है? प्रोटीन का। और ये प्रोटीन कितनी तरह के हैं? दो। एक को आपने क्या कहा? थिक मायोफिलामेंट। एक को आपने क्या कहा? थिन मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट में कौन सा प्रोटीन है बेटे? मायोसिन। थिन में कौन सा है? एक्टिन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने शुरू में बहुत टाइम लगा के आपको समझाया है, ताकि इस तरह से फ्लो चार्ट आपको समझ में आ जाए। मसल के अंदर बहुत सारे फेसिकल, फेसिकल में मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल बने हैं मायोफिलामेंट के। मायोफिलामेंट क्या है बेटे? प्रोटीन। थिक मायोफिलामेंट और थिन मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट किसके बने हैं बेटे? मायोसिन के। और थिन किसके बने हैं बेटे? एक्टिन के। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम ये कह रहे हैं बेटे कि यहां पर ये जो मायोसिन है, ये एक इसका जो मोनोमर है, इसका जो मोनोमर है उसे हम कहते हैं मीरोमायोसिन। सो ध्यान दीजिए बेटे, इसका जो मोनोमर है, ये सब आपकी एनसीईआरटी के शब्द है, इसका जो मोनोमर है उसे हम कहते हैं मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन दो तरह का है,
एक का मॉलिक्यूलर वेट कम है, एक का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। इसको हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन, इसको हम कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन। फिर समझ लीजिए, एक बार फिर बता देता हूं, दो तरह का मीरोमायोसिन, एक लाइट मीरोमायोसिन, एक हैवी मीरोमायोसिन। आप पूछेंगे सर ये मीरोमायोसिन क्या है? ये मोनोमरिक सब यूनिट है किसकी? मायोसिन की। मायोसिन क्या है? थिक मायोफिलामेंट है। किसका कंपोनेंट है? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल किस में प्रेजेंट है बेटे? मसल फाइबर में। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। इसी तरह से ये जो एक्टिन है, इसकी जो पॉलीमरिक फॉर्म है, इसका जो पॉलीमरिक फॉर्म है उसे एफ एक्टिन कहा जाता है, और एफ एक्टिन का जो मोनोमर है उसे जी एक्टिन कहा जाता है। आप बड़े ध्यान से इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखिए। लेट मी सी इफ वी हैव द एनसीईआरटी हियर। हाँ देखिए बेटे, ये हमारे पास एनसीईआरटी है। फिर बड़े ध्यान से समझिए, हर एक मायोसिन फिलामेंट एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। बड़े ध्यान से देखिए, और यहीं पर आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि मोनोमरिक प्रोटीन को मीरोमायोसिन कहा जाता है। और मीरोमायोसिन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक को आप हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं, दूसरे को आप लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। इसी तरह से जब आप इस एक्टिन को देखेंगे तो इसकी पॉलीमरिक फॉर्म जो है एफ एक्टिन है, इसकी जो मोनोमरिक फॉर्म है वो जी एक्टिन है। अगेन रीडिंग एनसीईआरटी, अगर आप शुरू से देखेंगे अपनी एनसीईआरटी तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग टॉट। यही वो डायग्राम है जो मैं आपको बता रहा था। ये पूरी मसल है, ये बेटे एक बंडल है जिसे फेसिकल कहा जाता है। इसके अंदर ये जो चीज है ये मसल फाइबर है। इसके अंदर मसल फाइबर के अंदर ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसे मायोफिब्रिल कहा जाता है, और वो मायोफिब्रिल मायोफिलामेंट के बने हैं। ये देखिए बेटे, इसको हम एक बार ऐसा करते हैं, यहां पर इस डायग्राम को मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं। सो लेट अस टेक टाइम हियर। देखिए, सो क्या आपको ये लाइन दिख गई बेटे? ये वो बंडल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये पेरीमाइसियम है। इसके बाद में बेटे मैं जब अब ये जो लाइन बना रहा हूं ये एंडोमाइसियम है। इसके अंदर मसल फाइबर है। क्या ये समझ में आ गया? इसके अंदर ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें आप मायोफिब्रिल कहेंगे, और वो मायोफिब्रिल बना होगा किसका बेटे? मायोफिलामेंट का। उम्मीद है ये एनसीईआरटी की लाइन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर आप देखेंगे बड़े ध्यान से तो यहां पर अगर हम जाएंगे, यहां पर फिर आप देखिए बेटे, आपकी बॉडी की मसल्स हो गई, ये मसल बंडल, फेसिकल, फेशिया, ये सारे के सारे शब्द जो मैं आपको बता रहा था ये अब आपके सामने यहां पर आ रहे हैं। और देखिए बेटे यहां पर ये रहा सिंसाइशियम। सिंसाइशियम का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? ये और ये बेटे फिर देखिए मायोफिब्रिल किसे कहते हैं? मायोफिब्रिल के बाद में ये देखिए मायोफिलामेंट किसे कहा जाता है? ये मायोफिलामेंट्स ही बनाते हैं किसको बेटे? मायोफिब्रिल को। और फिर हमने देखा कि एक्टिन और मायोसिन का क्या क्या स्ट्रक्चर है, अभी देखेंगे। लेकिन बेसिकली ये किस चीज के बने हैं? मायोसिन बना है बेटे मीरोमायोसिन का। मीरोमायोसिन कितनी तरह के हैं बेटे? दो तरह के हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है प्रेम? ये जो प्रीज है बेटे पूरा का पूरा दिस वुड बी दी फेशिया। ये जो मसल है इसके चारों तरफ जो पार्ट होगा वो बेटे फेशिया होगा। समझ में आ रहा है बेटे? और वो जा करके फिर बेटे किसको बनाएगा? टेंडन, और किसको बनाने की कोशिश करेगा? एपोन्यूरोसिस में पार्ट लेगा। सो यहां पर इसके चारों तरफ क्या होगा? फेशिया होगा। तो क्या हमें एक एक शब्द अब बेटे अपनी एनसीईआरटी का बिल्कुल क्लियर हो गया? और देखिए बेटे, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एक एक लाइन आपकी समझ में आनी चाहिए। अब देखिए बच्चे, यहां पर अब मैं आपके सामने ये दो डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो इन डायग्राम्स को समझिए। हमने ये कहा कि ये एक मोनोमरिक फॉर्म है एक्टिन की, इसे जी एक्टिन कहा जाता है। जी एक्टिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इस प्रोटीन को मैंने क्या कहा बेटे? जी एक्टिन। जी एक्टिन क्या है? मोनोमर है। हम ये कह रहे हैं कि ये जी एक्टिन बेटे मोनोमरिक फॉर्म है एक्टिन का। हर एक जी एक्टिन के ऊपर एक एडीपी मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। ये बेटे जी एक्टिन हो गया। जी का मतलब ग्लोबुलर है, और फिर ये जी एक्टिन जुड़ करके ये पॉलीमरिक एफ एक्टिन बनाएंगे। नाउ दिस इज द पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन।
ये जो जी एक्टिन है, ये जो एफ एक्टिन है, ये जी एक्टिन के पॉलीमराइज होने से बन रहा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि हर एक जी एक्टिन के ऊपर एक एडीपी साइट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो मैं आपको एक चीज बना करके दिखाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटे। यहां पर थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि यहां पर मेरे पास एक ऐसे मसल फाइबर है। अगर ये मेरे पास बेटे एक स्ट्रक्चर है तो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। यू कैन मेक इमेजिनेशन, जैसे ही मैं इसको इस तरह से घुमा रहा हूं तो इसके सरफेस पे एक ग्रूव आ जाएगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एडीपी मॉलिक्यूल्स है जी एक्टिन की, ये एक्टिव साइट्स बनाती हैं, वो सारी की सारी इस ग्रूव में आ जाएंगी। सो इसका एक आप बूंदी का लड्डू बना रहे हैं, एक बूंदी बेटे जी एक्टिन है, बहुत सारी बूंदी मिलकर के एफ एक्टिन बनाएगी, लेकिन ये लड्डू गोल नहीं बनाना है, सीधा बनाना है। और ये जो है बेटे बहुत सारी बूंदियां मिल गई और इसमें आपने इस तरह से इसको घुमा दिया। इसके सरफेस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ग्रूव दिखाई दे रहा है और उस ग्रूव के अंदर सारी की सारी एक्टिव साइट्स है। एक्टिव साइट्स किस पर प्रेजेंट है? हर एक जी एक्टिन पर। ये एक्टिव साइट किसके लिए है? मायोसिन के हेड के लिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन में मायोसिन का हेड इस एक्टिव साइट पर आकर के बाइंड करेगा। मुझे अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना तो बहुत सिंपल तरीके से यह बात समझ में आ गई है कि यह जो एक्टिव साइट है इनको कवर करके रखना पड़ेगा, ताकि किसी भी ऐसी सूरत में जब आप नहीं चाहते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो मायोसिन का हेड बाइंड ना कर जाए इस जगह पर। सो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं बेटे तो मुझे यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि मेरी एनसीईआरटी का डायग्राम समझ में आ गया। ये एक क्या है बेटे? शाबाश, जी एक्टिन है और इस तरह से मैंने इसको कॉइल कर दिया। ये एक तरह का डबल स्टैंडर्ड टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी की पूरी चीज एफ एक्टिन बन गई है। इसके सरफेस के ऊपर ग्रूव है, उस ग्रूव्स में क्या होंगी? एक्टिव साइट होगी। और उस एक्टिव साइट को कवर करने के लिए एक स्ट्रेट प्रोटीन ले लिया है और उस प्रोटीन को उसके ऊपर रैप किया है और इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। लेकिन क्योंकि ट्रोपोमायोसिन पूरी इफेक्टिवली एक्टिव साइट को मास्क नहीं कर पाया है तो उस काम के लिए मुझे एक और प्रोटीन चाहिए। सो ध्यान दीजिएगा बेटे, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो अब आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, हम मकसद ये है कि वो जो ग्रूव है जिसके अंदर एक्टिव साइट्स है, उस एक्टिव साइट को हम किसी तरह से मास्क करें ताकि रेस्टिंग कंडीशन में मायोसिन का हेड उनको बाइंड ना कर सके। इसीलिए ये एक प्रोटीन है, देखिए ध्यान से, इस प्रोटीन का नाम क्या है बेटे? ट्रोपोमायोसिन। इसको आपने उस ग्रूव में लपेट दिया। इसके अलावा आपने एक और प्रोटीन इस्तेमाल किया, इस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन। इस ट्रोपोनिन में 3 ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक को ट्रोपोनिन ए कहते हैं, एक को ट्रोपोनिन टी और एक को ट्रोपोनिन सी। जहां जहां पर एक्टिव साइट ज्यादा है वहां पर आपने ये ट्रोपोनिन रख दिया। सो ये जो ट्रोपोनिन है ये वहां पर प्रेजेंट है जहां पर एक्टिव साइट ज्यादा है। अगर आपसे दोनों में से एक चीज पूछी जाए कि केवल एक प्रोटीन बताइए जो कि एक्टिव साइट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मास्क करने के लिए, तो आपका पहला आंसर ट्रोपोनिन आएगा। अगर कहीं पर ऐसी चॉइस आ जाए ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन बोथ, तब आप इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो पहला आंसर बेटे ट्रोपोनिन आएगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने ये कहा कि ये जो पार्ट है बेटे ये जी एक्टिन है, ये पूरा क्या है बेटे? एफ एक्टिन। ये घूमा हुआ है, इसके ऊपर मैंने रैप कर दिया क्या चीज? ट्रोपोमायोसिन। और जहां जहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव साइट आ गई है वहां पर मैंने ट्रोपोनिन रख दिया है। ट्रोपोनिन 3 ग्लोबुलर प्रोटीन से बना है, एक एक्टिन को पकड़ता है, इसे ट्रोपोनिन ए कहते हैं, एक ट्रोपोमायोसिन को पकड़ता है, इसे ट्रोपोनिन टी कहते हैं, एक कैल्शियम को पकड़ेगा बाद में जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, इसको ट्रोपोनिन सी कहा जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। एक्टिन फॉर्म्स द थिन मायोफिलामेंट्स। थिन मायोफिलामेंट्स आर present in the myofibril. Myofibril is present in the muscle fiber. Large number of muscle fibers make a bundle and bundles make a muscle.
आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। मुझे उम्मीद है हम इतनी बार बात कर चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर अब आपके दिमाग पे बहुत अच्छी तरह से इंप्रिंट हो गया होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, हमें समझ में आ गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं ये स्ट्रक्चर बेटे किसका है? मायोसिन का है। सो वापस चलते हैं अपने पेज के ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मेरे को एक्टिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो नाउ लेट अस लुक एट मायोसिन। मायोसिन के स्ट्रक्चर में हमने ये कहा कि ये वो पार्ट है जिसे हम कहते हैं बेटे टेल ऑफ मायोसिन। इट इज मेड अप ऑफ लाइट मीरोमायोसिन। ये जो पर्टिकुलर अपराइट पोर्शन है इसमें ये क्रॉस आर्म है और इसके एंड पर ये ग्लोबुलर हेड है। मैंने एक पॉलीपेप्टाइड हैवी चेन बना दी है मायोसिन की। सो मायोसिन की इस चेन में ये जो पार्ट है जो स्ट्रेट ऐसे पड़ा हुआ है इसे टेल कहा जाता है। इस पोर्शन को अपराइट कहते हैं, कई बार इसको क्रॉस आर्म कहते हैं। यहां पर जो ये पार्ट है इस पार्ट को बेटे हेड कहते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। और ये वाला पार्ट लाइट मीरोमायोसिन का, वो वाला पार्ट बेटे हैवी मीरोमायोसिन का बना हुआ है। सो अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो फिर देखिए ये जो पार्ट है ये बेटे टेल है, ये जो पार्ट है अपराइट पोर्शन जिसे क्रॉस आर्म कह रहे हैं, और क्रॉस आर्म के एंड पर जो ये ग्लोबुलर पोर्शन है इसको हेड कहा जाता है। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इन चेन्स को हैवी चेन कहा जाता है। हर एक हैवी चेन के साथ में दो दो लाइट चेन एसोसिएटेड है। तो मैं यहां पर एक दूसरी चेन और बना रहा हूं। सो आई एम कंप्लीटिंग द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। और हर एक के साथ में हमने ये कहा कि दो क्या होती हैं बेटे? लाइट चेन होती हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो एक मायोसिन मॉलिक्यूल में 6 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 हैवी और 4 लाइट। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। हर एक मायोफिलामेंट के अंदर हमने कहा 6 पॉलीपेप्टाइड चेन है। और एक और चीज समझिए, ये जो क्रॉस आर्म है अपराइट है, इससे जहां पर ये हेड जुड़ रहा है एक तो ये पॉइंट, और टेल जहां पर क्रॉस आर्म से जुड़ रही है ये पॉइंट। अगर इस पॉइंट को मैं ए कहूं और इस पॉइंट को बी कहूं तो इन पॉइंट्स को बेटे हिंजेस कहा जाता है। यहां पर मूवमेंट होती है। अगर आप मेरा अपर लिंब देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ये पार्ट क्या है बेटे? शाबाश, टेल है। ये पोर्शन क्या है? क्रॉस आर्म। और ये जो मैंने क्लेंच करी है फिस्ट, ये क्या है बेटे? ग्लोबुलर हेड। अब यहां पर जहां पर मेरी रिस्ट, ये जो जगह है जहां पर ग्लोबुलर हेड बेटे ज्वाइन कर रहा है, एक तो ये पॉइंट है जहां पर मूवमेंट होता है और एक ये पॉइंट है जहां पर मूवमेंट होता है। सो जब भी इसने एक्टिन को पकड़ा तो ये एक्टिन को पकड़ के इस तरह से पुल करेगा। इसीलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन में मायोसिन एक्टिन को पकड़ के पुल करता है, क्योंकि जैसे ही एक्टिन को पकड़ेगा एक मूवमेंट यहां पर होगी और एक मूवमेंट यहां पर होगी। और क्योंकि मैं इसे हिंज कह रहा हूं तो आपको 9-10 से पता है कि हिंज में मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है, ये उल्टा नहीं जाएगा। और ये पकड़ के उसको कहां पर खींचेगा बेटे? सेंटर में खींचेगा। और उस चीज को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहेंगे कुछ देर बाद। सो हमने ये कहा कि यहां पर ये मायोसिन है। मायोसिन में हमने ये देखा कि अगर हम दोबारा बना दें तो हमने इसकी खाली, अभी मैं हैवी चेन्स बना रहा हूं, इसका एक प्रोस्टेट पार्ट है, एक क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म एंड कर रहा है ग्लोबुलर हेड में, और इन वाले पॉइंट्स को हिंजेस कहा गया। हर एक के साथ 2 लाइट चेन है। इम्यूनिटी वाले चैप्टर में एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में भी आपने देखा होगा कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब अपनी एनसीईआरटी को ध्यान से देखिए। इस एनसीईआरटी में यहां पर 2 साइड्स दिख रही है, यहां पर 2 साइड्स दिख रही है। लेट अस कॉल वन एज ए, द अदर एज बी। सो ए जो साइट है वो बाइंड करती है एक्टिव साइट को, और ये एक्टिव साइट किस पर है बेटे? एक्टिन पर। और ये एक्टिन कौन सा एक्टिन बेटे? जी एक्टिन। कौन बनाता है? एडीपी। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। सो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो एक्टिन फिलामेंट है उसके ऊपर, जी एक्टिन के ऊपर ये एक्टिव साइट होगी, और ये जो मायोसिन का फिलामेंट है ये इसको यहां से आकर के बाइंड करेगा। और जब बाइंड करेगा तो यहां पर मूवमेंट होगी, ये यहां से ऐसे मूव करेगा, यहां से ऐसे मूव करेगा, और इसकी वजह से
पुल करेगा इस एक्टिन को टुवर्ड्स द सेंटर। बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर इसने जाकर के इसको पकड़ा और यहां पर मूवमेंट हुई तो ये हिंजेस की जो मूवमेंट है इसकी वजह से मायोसिन के ऊपर ये स्लाइड करेगा, अंडर स्लाइड करेगा एक्टिन फिलामेंट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। फिर देख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो मायोसिन का हेड जाकर के इस एक्टिव साइट को पकड़ेगा, ये हिंजेस पे मूवमेंट होगी और इसकी वजह से ये अंदर की तरफ पुल होगा। इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। दिस शुड बी एब्सोल्युटली इजी। मैं आपको फिर एनसीईआरटी में एक एक शब्द पढ़ाऊंगा, आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। अब इस मूवमेंट के लिए क्या चाहिए बेटे? ऑब्वियसली इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और ये एनर्जी हमारी एनर्जी करेंसी से आएगी। और वो एनर्जी करेंसी कौन है बेटे? एटीपी। और एटीपी से एनर्जी कब मिलती है? जब आप एटीपी को तोड़ते हैं। और एटीपी को कौन तोड़ेगा? एंजाइम। और एंजाइम का नाम रखते हैं उस सबस्ट्रेट के हिसाब से जिस पर वो एक्ट करता है। यहां सबस्ट्रेट कौन है बेटे? एटीपी। तो एटीपी को जो तोड़ेगा उस एंजाइम को क्या कहेंगे? एटीपीएस। और वो एंजाइम क्या होगा? प्रोटीन। और मायोसिन का हेड क्या है बेटे? प्रोटीन। सो मायोसिन हेड के पास एटीपीएस एक्टिविटी है जो मैग्नीशियम आयन पर डिपेंडेंट है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। सो हमने ये कहा कि ये जो दूसरी साइड आपको दिखाई दे रही है बी, यहां पर एटीपी बाइंड करता है। ये एटीपी बाइंडिंग के लिए साइट है। मसल डायरेक्टली केवल और केवल एटीपी ही यूज कर सकती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मसल कैन डायरेक्टली यूज ओनली एंड ओनली बेटे एटीपी एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन इस अगर एटीपी से एनर्जी चाहिए तो एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। और एटीपी को जो तोड़ेगा उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं बेटे? एटीपीएस कहते हैं। और वो जो एटीपीएस एक्टिविटी है वो किसके पास है? मायोसिन हेड के पास है। एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नीशियम आयंस। इट इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नीशियम आयंस। उम्मीद है आपने काफी कुछ अच्छे से समझा होगा। जल्दी से एक बार मैं आपको बताता हूं आज हमने किया क्या। आज देखिए बेटे, अब आपने अपनी एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है। आपने अपनी एनसीईआरटी में इस चैप्टर को देखना है और आपने यह देखना है कि क्यों यह कहा एनसीईआरटी ने कि सारे लोकोमोशंस तो मूवमेंट है लेकिन सारे मूवमेंट्स को लोकोमोशन नहीं कहा जाएगा। मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर क्या है? यह लाइन आपको समझ में आ गई? क्या हमारे में भी कोई सीलिया की तरह की मूवमेंट है? क्या हमारे में भी अमीबॉइड मूवमेंट है? क्या फ्लैजेलर मूवमेंट देखने को मिलता है? फिर मसल के बारे में बात होगी बेटे। इन मसल्स के बारे में हमने चैप्टर 7 को थोड़ा सा रिवाइज किया। उसके बाद में हमने बेटे ये मसल की एनाटॉमी देखी। स्केलेटल मसल की मसल फाइबर किसे कहते हैं? एंडोमाइसियम किसे कहते हैं? फेसिकल किसे कहते हैं? पेरीमाइसियम किसे कहते हैं? फेशिया किसे कहा जाता है? टेंडन किसे कहा जाता है? एपोन्यूरोसिस किसे कहा जाता है? सार्कोलेमा क्या चीज है? मसल फाइबर, मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट क्या है? सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म। आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पता होना चाहिए। किस तरह का रेटिकुलम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या फंक्शन है? स्टोर करता है कैल्शियम को। ये जो मसल फाइबर है जो मायोफिलामेंट के बने हैं, वो मायोफिलामेंट कितनी तरह के हैं? थिन और थिक। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमरिक यूनिट कौन कौन से हैं? जी एक्टिन और एफ एक्टिन में अंतर क्या है? क्या चीज एक्टिव साइट बनाती है? वो कौन सी चीज है जो एक्टिव साइट को कवर करती है रेस्टिंग कंडीशन में? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन में से पहला आंसर क्या लगाना है? और मायोसिन के हेड में, मायोसिन के स्ट्रक्चर में कितनी टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? कितनी हैवी, कितनी लाइट होती है? टेल किस चीज की बनी होती है? क्रॉस आर्म किसे कहते हैं? ग्लोबुलर हेड के ऊपर जो दो साइट्स हैं वो किस किस की साइट्स हैं? और एटीपीएस एक्टिविटी किसके पास है और वो कौन से आयन पर डिपेंडेंट है? मैंने सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम में अभी पिछले 15-20 सेकंड में, 25 सेकंड में आपके सामने सारे गा दिए हैं। उम्मीद है जब आप इस वीडियो को अगर दोबारा देखें आखिरी 3-4 मिनट के लिए तो रोक रोक करके उनके आंसर्स को करना बेटे। आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये चीज कैसे पूछी जाती है और क्या बेटे बड़ी आसानी से इस काम को किया जा सकता है। उम्मीद है आपको इन क्लासेस का बहुत बड़ा फायदा हो रहा होगा। इसी को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। इट इज ऑब्वियसली इट गिव्स मी अ ग्रेट एनर्जी टू बी अमंग्स्ट यू यंग पीपल। आप खूब सारे बस क्वेश्चन और पूछना शुरू करिए बेटे। सो ये जो छोटा सा जो हिच है इसको और
पर खत्म कीजिए। हमें उम्मीद है कि हम इस पर्टिकुलर टाइम का और ज्यादा सदुपयोग करेंगे और आप अपने डाउट्स मेरे से पूछना शुरू करेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू वंस अगेन।